गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जो है हमने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेज़र करने के लिए मेथड्स पढ़े थे, गोयस मेथड एंड फैराडे मेथड। उसी टॉपिक को आज आगे एक्सटेंड करते हुए हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट पढ़ेंगे गोयस मेथड के। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाय गोयस मेथड। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं बेसिकली मैथमेटिकल रिलेशंस हैं इसमें, और ये आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने पहले जो हमने थ्योरेटिकल बेसिस पढ़ा था कि गोयस मेथड में है क्या। ओके, अब देखो जैसे हम उसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं गोयस ट्यूब। कि पहले हम उसका जो है एम्प्टी का वेट लेंगे, वे एम्प्टी गोयस ट्यूब। एक बार फील्ड ऑन करना है मैग्नेटिक फील्ड और एक बार ऑफ करके, पहले ऑफ के साथ लेना है ना, विद फील्ड ऑफ। सपोज कर लेते हैं ये जो वेट आ गया इसका, ये आ गया ए। ओके, ऐसे ही वे एम्प्टी गोयस ट्यूब विद फील्ड ऑन, ऑन के साथ उसका वेट आ गया, सपोज करो बी। अब हमें क्या, ये जो वेट है एम्प्टी का कि वो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, तो ये जो आपके पास वेट में चेंज आएगा डिफरेंस, वो किस वजह से होगा, डायमैग्नेटिज्म की वजह से होगा ना। तो यहाँ पे जो ये बी माइनस ए, ऑन में कितना आ रहा है, माइनस करेंगे ऑफ में आ रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, डिफरेंस ड्यू टू डायमैग्नेटिज्म ऑफ द ट्यूब। ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू बी माइनस ए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी जो गोयस ट्यूब है उसका अगर फील्ड ऑफ है जब, तब हमने उसका वे किया, फिर फील्ड को ऑन करके वे किया, ए हो गया ऑफ के साथ, बी हो गया ऑन के साथ, बी माइनस ए करेंगे तो उसका डिफरेंस आ जाएगा कि जो ट्यूब का डायमैग्नेटिज्म है उसकी वजह से जो वेट है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो ट्यूब है एम्प्टी उसके अंदर जो है डिस्टिल्ड वाटर को फिल करेंगे, फिल द ट्यूब with distilled water। ओके, और फिर उसके बाद हम दोबारा से उसका वे लेंगे, वेट ऑफ वाटर विद फील्ड ऑफ। अब देखो हमने क्या किया, ट्यूब को, एम्प्टी ट्यूब में जो है डिस्टिल्ड वाटर फिल कर लिया। ए जो वेट आ रहा है उसका वो एम्प्टी ट्यूब का वेट है, सपोज कर लेते हैं सी जो है, जब हमने उसको फिल करा डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ये जो वेट आ गया ये आ गया डिस्टिल्ड वाटर के साथ सी। अब हमें वेट ऑफ वाटर चाहिए ना, तो वेट ऑफ वाटर कैसे आएगा, सी माइनस ए। जितना ट्यूब का टोटल वेट आ रहा है उसमें से जो है हम किसको माइनस कर देंगे, जो एम्प्टी का वेट है। ये क्या है, फिल द ट्यूब विद डिस्टिल वाटर। हमने ट्यूब को डिस्टिल वाटर का वेट करा, तब उसका वेट कितना आ रहा है, सी। हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए वाटर का फील्ड ऑफ के साथ, तो क्या करेंगे, सी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, अब हमने वाटर के साथ जो है वेट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ट्यूब को एम्प्टी करेंगे, उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। और मैंने आपको बताया था पहले हमें कैलिब्रेशन करनी होती है अपरेटस की, उसके लिए क्या है, कोई हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज़ करते हैं। और स्टैंडर्ड जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, मरकरी थायोसाइनेटो कोबाल्टेट, ये वाला यूज़ करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, अब ट्यूब में जो है इसको ड्राई सब्सटेंस को फिल करेंगे और इसके साथ जो है उसका फिर वेट लेंगे, वे द ट्यूब with standard substance with filled on। फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे, स्टैंडर्ड ट्यूब का जो है स्टैंडर्ड सब्सटेंस हमने ट्यूब के अंदर फिल कर लिया, उसका जो है हमने वे ले लिया। सपोज कर लो ये वे आ गया कितना, इसको भी हमें दो बार लेना होगा, सबसे पहले फील्ड ऑफ के साथ और फिर ऑन के साथ। पहले हम ऑफ के साथ लेते हैं, सपोज करो ये आ गया डी। ठीक है, अब ऐसे वे द ट्यूब विद स्टैंडर्ड सब्सटेंस विद फील्ड ऑन, ऑन के साथ इसका वेट आ गया, सपोज करें ई। ठीक है,
ऑन के साथ आ गया ई, और जब ऑफ थी तो वो वाला वेट आ गया डी। अब हमें जो है इनका फिर से कितना वेट में इंक्रीज़ हुआ है, फील्ड ऑफ में इतना वेट था, फील्ड ऑन करने पे इतना वेट आया है, तो वेट इंक्रीज़ कितना हुआ वो निकालना है। वेट इंक्रीज़ ऑफ सैंपल, फील्ड को ऑन करने से कितना वेट में इंक्रीज़ हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे, ई माइनस डी। ये ऑन के साथ आया है, इसमें से हम ऑफ वाला माइनस कर देंगे तो कितना वेट में इंक्रीज़ हुआ है वो आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें क्या चाहिए, तो फोर्स चाहिए होता है, कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू ई माइनस डी। जितना उसके ऊपर वेट में इंक्रीज़ हो रहा है वही तो फोर्स के इक्वल होते हैं। एंड ये जो हमने B माइनस ए निकाला था ये किस वजह से था, डायमैग्नेटिज्म की वजह से। और ये जो डेल्टा होता है हम इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये माइनस करते हैं इसमें से, तो डेल्टा कितना है B माइनस ए। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए F डैश, वो किसके इक्वल होगा, F, इसमें से माइनस कर दोगे डायमैग्नेटिज्म की वजह से कितना है, डेल्टा। ओके, अब आगे देखो, इसी में डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ से जो है मैं वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, अभी बताती हूँ आगे कि किस लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें किसका चाहिए, वाटर का। वाटर का वॉल्यूम चाहिए तो पहले वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास कितना है, वेट ऑफ वाटर C माइनस ए, डेंसिटी हो गई रो। ठीक है, डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी, और ये हमें पता होती है 0.99 समथिंग के इक्वल होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एक्साई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एफ डैश डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए। अल्फ़ा क्या होता है कि इसका कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0.029 इंटू वॉल्यूम। ये मैंने वॉल्यूम इसलिए निकाला था, यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे जब हमने गोयस मेथड किया था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ये देखो जब हम इसमें ये स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेके चलते हैं, एक्साई का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा एफ डैश डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अल्फा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट अलाउ फॉर द डिस्प्लेस्ड एयर। और ये जो है इसको निकालने का तरीका क्या है, कांस्टेंट है कि 0.029 मल्टीप्लाई कर दोगे स्पेसिमेन के वॉल्यूम के साथ, और ये हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम में। ओके, तो ये 0.029 इंटू वॉल्यूम लेंगे, 0.029 वॉल्यूम कितना आया है इसका, हमने अभी सोल्व किया था, ये वाला वॉल्यूम C माइनस ए डिवाइडेड बाय रो। इसको हमें किस में चाहिए, मिलीग्राम में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है अल्फा भी आ चुका है। स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड सब्सटेंस की ये ससेप्टिबिलिटी वैल्यू हमें पता होगी, इसकी 16.44 इंटू 10⁻⁻⁶ होती है। ये इस वाले सब्सटेंस के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, HgCO(NCNS4). ठीक है, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में हम एक्साई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एफ डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और वेट कितना है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें निकालना क्या है, बीटा निकालना है, कैलिब्रेशन कांस्टेंट। हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस इसीलिए यूज़ करते हैं ना, ताकि हमारे पास जो है बीटा कैलिब्रेशन कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट हो उसके। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने ये सब्सटेंस यूज़ करा, इसकी एक्साई की वैल्यू हमें नोन है पहले से ही। ऐसा सब्सटेंस ही यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास नोन हो। स्टैंडर्ड सब्सटेंस इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इसका कांस्टेंट फॉर द डिस्प्लेस्ड एयर, ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश हमने कैलकुलेट कर लिया, फोर्स में से जो डायमैग्नेटिज्म की वजह से फोर्स था उसको माइनस करके डिवाइड कर देंगे इसके वेट के साथ, आपके पास जो है वो बीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और बीटा यहाँ पे क्या है, कैलिब्रेशन कांस्टेंट फॉर द ट्यूब। ओके, अब हमारे पास जो है बीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, हमें बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब जो भी सैंपल गिवन होगा जिसके लिए हमें ससेप्टिबिलिटी निकालनी है वो निकाल देंगे। सिर्फ फ़र्क कितना आएगा, जो स्टार्टिंग ये 3 स्टेप्स हैं ये तो सेम रहेंगे, फोर्स में डिफरेंस आएगा सब्सटेंस के लिए जो हम यूज़ करें E माइनस डी और एफ डैश एफ माइनस डेल्टा, इन दोनों वैल्यूज़ में चेंज आएगा। फिर से यही फॉर्मूला लगाओगे, अल्फ़ा प्लस बीटा एफ डैश डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अब यहाँ पे अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, वैल्यू सेम रहेगी, बीटा कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू सेम रहेगी इसकी। एफ डैश ये वाला पुट कर देंगे
और डब्ल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है एक्साई की वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी आपके पास पाउडर्ड सब्सटेंस गिवन है जिसके लिए हमें ये एक्साई वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके और हमें मोलर चाहिए होती है तो सिंपल ससेप्टिबिलिटी, मोलर ससेप्टिबिलिटी कैसे निकाल लेंगे, एक्साई मल्टीप्लाई कर देंगे एम के साथ, वो आ जाएगी इसकी मोलर ससेप्टिबिलिटी। ओके और लास्ट टाइम जो है हमने इन दोनों मेथड्स के बाद एक टॉपिक भी पढ़ा था डायमैग्नेटिक करेक्शन की। जो सब्सटेंस होता है उसमें कुछ एक जो उसका बिहेवियर होता है वो डायमैग्नेटिज्म की वजह से भी होता है, तो डायमैग्नेटिज्म इसमें अप्लाई करेंगे। उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्साई एम करेक्टेड, एक्साई एम करेक्टेड कैलकुलेट करेंगे। और फिर जो आपके पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.828 अंडर द रूट एक्साई करेक्टेड इनटू टेम्परेचर ये वैल्यू, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ना लास्ट टाइम, ये देखो ये रहा, म्यू इज इक्वल टू 2.82 एक्साई एम करेक्टेड इनटू टेम्परेचर, पूरी की पूरी टर्म जो है रूट में है। यहाँ से पहले हम यहाँ से डायमैग्नेटिक करेक्शन अप्लाई करके डायमैग्नेटिज्म की ससेप्टिबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो ये जो आपके पास एक्साई एम करेक्टेड आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे टेम्परेचर के साथ, पूरी टर्म का रूट लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.82 के साथ, तो यहाँ से जो है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ओके क्लियर हुआ ये मेथड। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास देखो ट्यूब है, गोइस ट्यूब, सबसे पहले हम उसका एम्प्टी का वेट करेंगे। पहले फील्ड को ऑफ रखेंगे तो वेट आ गया उसका ए, फील्ड को ऑन रखा वेट आ गया उसका बी, और जो ये डिफरेंस होगा ये किस वजह से होगा, ट्यूब के डायमैग्नेटिज्म की वजह से। फिर हम उसके अंदर डिस्टिल वाटर फिल करेंगे, उसका वेट निकाल लेंगे, टोटल ट्यूब का कितना वेट आ रहा है, टोटल में से फील्ड ऑफ के साथ जो आपके पास एम्प्टी ट्यूब थी वो माइनस कर दोगे तो आपके पास वो आ जाएगा वेट ऑफ वाटर। ओके उसके बाद ट्यूब को ड्राई करेंगे, पहले कैलिब्रेशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस की जो है साथ करेंगे, स्टैंडर्ड सब्सटेंस को उसके अंदर फिल करेंगे, फिर से ट्यूब का वेट करेंगे फील्ड ऑफ के साथ, ट्यूब का वेट करेंगे फील्ड ऑन के साथ, कितना वेट में इंक्रीज होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल, तो F इज इक्वल टू E माइनस डी, बट यहाँ पे ये जो डायमैग्नेटिज्म की वजह से आ रही है हमें इसमें से रिमूव करना है, तो F डैश निकाल लेंगे F माइनस डेल्टा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अल्फा कैलकुलेट करना है, अल्फा के लिए मुझे चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम हम डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से डेंसिटी हमें वाटर की पता है पहले से ही नोन है, मास हमने ही कैलकुलेट कर लिया C माइनस ए, तो यहाँ से जो हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे आपके पास अल्फा आ जाएगा। स्टैंडर्ड सब्सटेंस के लिए एक्साई की वैल्यू भी पता है, एक्साई अल्फा F डैश और W पुट कर देंगे, हमारे पास जो है कैलिब्रेशन कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके फिर हम ट्यूब में से वही सैंपल को बाहर निकाल लेंगे स्टैंडर्ड सब्सटेंस को, और जो गिवन सैंपल है उसके साथ कैलकुलेशन करेंगे, एक्साई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मोलर एक्सेप्टेबिलिटी, और उसके बाद जो है म्यू इफेक्टिव जो है इस वाले फॉर्मूले के थ्रू जो है कैलकुलेट हो जाएगा। ओके तो ये था बोयस मेथड की एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट कि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोयस मेथड। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर की। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, देखो किसी भी सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका कंप्लीट नेम था पियरे क्यूरी, इन्होंने जो है ये वेरिएशन स्टडी की थी, मतलब कि एक्सप्लेन की थी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की टेम्परेचर के साथ। क्यूरी ने क्या बोला था कि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जगह जो है पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बोल सकते हैं, कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी इट वेरी इनवर्सली विद द टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, अभी हमने कैलकुलेट की, एक्साई एम करेक्टेड वेरी इनवर्सली विद टेम्परेचर। ओके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव करोगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया C, और C को बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ।
क्यूरी साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ये लॉ दिया था, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं हम क्यूरी लॉ। बेसिकली है क्या क्यूरी लॉ कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट वेरी इन्वर्सली विद द टेम्परेचर। टी यहाँ पे क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सी हो गया कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, और इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं क्यूरीज लॉ। ओके, अब अगर हम दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, दोनों को प्लॉट करते हैं ग्राफिकली, इस साइड ले लें एक्साई करेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस टेम्परेचर इन केल्विन, दोनों में ही इन्वर्स रिलेशन है ना, तो आपके पास जो है इस तरीके से पैराबोलिक कर्व आएगा एक। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्साई क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, और अगर हम इसी का रेसिप्रोकल ले मीन्स एक्साई करेक्टेड की जगह पे रेसिप्रोकल का मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाय एक्साई करेक्टेड को प्लॉट करें टेम्परेचर के साथ। अब देखो अभी तो क्या था इन्वर्स रिलेशन था, बट हम अगर इसका इन्वर्स ले लेंगे तो एक मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आया, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, पैराबोलिक कर्व आएगा। अब अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ एक्साई का 1 बाई एक्साई हो गया, तो दोनों के दोनों क्या है टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज होगा फैक्टर, तो आपके पास जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। बट कुछ एक केसेस में क्या है, कुछ एक केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर या तो ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो रहा है या फिर ओरिजिन के बाद स्टार्ट हो रहा है। देखो ऐसे ओरिजिन से पीछे चला गया ये या फिर ओरिजिन से आगे। ये मैंने दो सब्सटेंसेस सपोज कर लो, ये ए सब्सटेंस है और ये बी सब्सटेंस है। इनके लिए जो है ये जो कट लग रहा है टेम्परेचर एक्सिस पे, ये बिलो 0 डिग्री केल्विन और यहाँ पे अबव 0 केल्विन। ओके, तो इसलिए क्या है ये जो रिजल्ट मिले कुछ एक केसेस के लिए, तो इसके लिए क्या है क्यूरी इक्वेशन को जो है मॉडिफाई किया गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए विस, WEISS, इन दोनों ने मिलके क्यूरी एंड विस ने मिलके जो है इस क्यूरी लॉ को मॉडिफाई किया, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूरी विस लॉ। क्यूरी विस लॉ क्या था, एक्साई करेक्टेड इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टी, इतना तो सेम है। अब इसमें से माइनस कर देंगे थीटा को, थीटा यहाँ पे क्या है विस कांस्टेंट, मतलब कि थीटा क्या होगा टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर कि जो लाइन है वो टी टेम्परेचर एक्सिस को कट हो रही है। थीटा इज इक्वल टू टेम्परेचर एट विच लाइन कट्स द टेम्परेचर एक्सिस, टी एक्सिस लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, टेम्परेचर एंड 1 डिवाइडेड बाय एक्साई करेक्टेड। समझ में आए क्या चीज़ है कि पहले हमारे पास क्यूरी साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया क्यूरीज लॉ, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट वेरी इन्वर्सली विद टेम्परेचर, और अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें एक्साई का रेसिप्रोकली तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। बट कुछ ही केसेस में क्या है वो जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, जो लाइन है वो टेम्परेचर एक्सिस को या तो बिलो 0 डिग्री केल्विन कट, बिलो 0 केल्विन कट कर रही है या फिर अबव 0 केल्विन कट कर रही है। तो उसके लिए क्या किया गया क्यूरीज लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, और इसमें हेल्प किसने की विस ने, तो इसको हम बोलते हैं क्यूरी विस लॉ। और इसके अकॉर्डिंग क्या है एक्साई करेक्टेड इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस थीटा, और थीटा क्या होगा टेम्परेचर की, किस टेम्परेचर पे वो जो लाइन है वो टेम्परेचर एक्सिस को कट कर रही है। जैसे सपोज यहाँ पे कट करी इतना टेम्परेचर है, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वापस से लाइन कहाँ पहुँच जाएगी ओरिजिन पे। ऐसे ही इतने एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे तो ये वापस से लाइन कहाँ पहुँच जाएगी ओरिजिन पे। ओके, तो ये जो मॉडिफाई इक्वेशन है ये हो जाएगी क्यूरी विस लॉ। तो अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यूरीज लॉ को डिफाइन करने का मतलब कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन डिफाइन करने हैं, बट अगर वो पूछते हैं क्यूरी विस लॉ या फिर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्यूरीज लॉ, उस केस में जो है इस एक्सप्रेशन को जो है आप एक्सप्लेन करोगे। ओके, अब एक्साई म्यू, यहाँ से हम म्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्मूला 2.82 अंडर द रूट एक्साई करेक्टेड इनटू टेम्परेचर था ना, अब क्या आ जाएगा टी माइनस थीटा, टी टेम्परेचर को हम रिप्लेस कर देंगे टी माइनस थीटा के साथ। ओके, क्लियर हुआ ये। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अभी तक हमने दो तरीके के सब्सटेंसेस पढ़े, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमने दो तरीके का बिहेवियर पढ़ा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर।
लेकिन कुछ दो और बिहेवियर होते हैं सब्सटेंस के, लाइक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर जिसको हम बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी एडिशन में दो एडिशनल टाइप के जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ये जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे अभी हमने बात करी पैरामैग्नेटिक की कि जो वो शो करते हैं डिपेंडेंस टेम्परेचर पे, लेकिन जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये डिपेंडेंस शो करेंगे बोथ टेम्परेचर एज वेल एज फील्ड स्ट्रेंथ। फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक दी सब्सटेंसेस शो डिपेंडेंस ऑन बोथ टेम्परेचर एंड फील्ड स्ट्रेंथ। अब इतना ज़्यादा हमें डिटेल में इसको नहीं डिस्कस करना फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक को, बट जो मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो है इनकी कर्व। जैसे हमने अभी क्यूरीज लॉ कैलकुलेट किया, क्यूरी-विस लॉ यहाँ पे स्टडी किया कि इन दोनों की भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक इनकी भी टेम्परेचर डिपेंडेंस है, उसको जो है हम कंपेयर करेंगे पैरामैग्नेटिक के साथ। ओके अब देखो पैरामैग्नेटिक के लिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्साई एम करेक्टेड वर्सेस टेम्परेचर, तो आपके पास जो है पैराबोलिक कर्व आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इस तरीके से। इट इज़ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। बट अगर मैं बात करूं किसकी, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो उस केस में क्या है, कुछ एक डिसकॉन्टिन्यूटी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लाइक जैसे ये मेरे पास कर्व है एक्साई एम वर्सेस टेम्परेचर, इस तरीके से कर्व है। ये जो टेम्परेचर है TC, इसको हम टेम्परेचर को मार्क कर लेते हैं यहाँ पे TC। ये जो सॉलिड वाला मैंने कर्व दिखाया है फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या है बेसिकली कर्व में कि ये जो टेम्परेचर मैंने मार्क करा TC का मतलब क्या है, क्यूरी टेम्परेचर। TC को हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, कि इस टेम्परेचर से अबव क्यूरीज टेम्परेचर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ये देखो ये पैरामैग्नेटिक का कर्व एंड ये फेरोमैग्नेटिक का सेम सा कर्व है। बट अगर मैं बात करूँ बिलो क्यूरी टेम्परेचर, बिलो क्यूरी टेम्परेचर क्या होगा, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। ये इस तरीके से जा रहा है और ये थोड़ा सा यहाँ से जा रहा है। ओके कि अबव क्यूरीज टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो सेम बिहेवियर शो करेंगे एज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बट बिलो क्यूरीज टेम्परेचर इनका जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कि फेरोमैग्नेटिक के केस में वो मैंने भी बताया ना कि दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एज वेल एज फील्ड स्ट्रेंथ। कि अबव क्यूरीज टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर वाला फैक्टर डोमिनेंस कर रहा है, और जैसा उसमें पैरामैग्नेटिक में कर्व आ रहा है वैसा ही फेरोमैग्नेटिक के लिए कर्व आ रहा है। बट बिलो TC ये किसके ऊपर डिपेंडेंस शो कर रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके ऐसे ही अगर मैं बात करूँ एंटी फेरोमैग्नेटिक की, एक्साई एम टेम्परेचर, इस केस में जो हमें कर्व मिलता है वो इस तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है इसको बोलते हैं TN। TN स्टैंड्स फॉर नील टेम्परेचर। इसमें भी क्या है, इस टेम्परेचर के अबव ये जो टेम्परेचर आ रहा है ये हो गया TN। अबव नील्स टेम्परेचर जो आपके पास सब्सटेंस है वो क्यूरी और क्यूरी-विस लॉ जो है उसको फॉलो कर रहा है, सिंपल पैरामैग्नेटिज्म का जैसे कर्व आ रहा है। ये देखो ऐसा ये कर्व आ रहा है, ऐसा ये कर्व आ रहा है। बट अगर बिलो नील टेम्परेचर बात करूँ तो बिलो नील टेम्परेचर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है दैट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। दोनों की वेरिएशन समझ में आई।
एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या है, एक टेम्परेचर है जिसे हमने मार्क कर दिया Tn, एंड Tn स्टैंड्स फॉर नील टेम्परेचर, कि अबव नील टेम्परेचर क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट फॉलो क्यूरी एंड क्यूरी भी स्लो, बट बिलो नील्स टेम्परेचर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है दैट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये आपके पास दो टेम्परेचर है बेसिकली, एक तो हो गया क्यूरी टेम्परेचर जो हम यूज़ कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में जो डेविएशन आ रही है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड सेकंड वन इज नील्स टेम्परेचर जो हम यूज़ कर रहे हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में जो डेविएशन है उसको बताने के लिए। और ये जो डिफरेंट बिहेवियर है हम ये पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इस तरीके के बिहेवियर को हम बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर, मीन्स नॉर्मल से जो थोड़ा सा हटके बिहेवियर हो दैट इज नोन एज एबनॉर्मल बिहेवियर। कि फेरोमैग्नेटिक एंड एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में ये जो बिहेवियर है एबनॉर्मल बिहेवियर, इट इज़ ड्यू टू इंटर आयनिक इंट्रैक्शन। इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूँ, इनका जो मैग्नीट्यूड है कितनी होंगी प्रेजेंट इंटर आयनिक इंट्रैक्शंस, अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो क्यूरी और नील्स टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है अबव है उससे, तो कंपेरेबल है उसकी थर्मल एनर्जी के साथ। बट अगर टेम्परेचर लोअर है तो ये जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन है ये इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए जो है डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं कि अबव नील्स टेम्परेचर ये जो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन है दैट आर कंपेरेबल विद थर्मल एनर्जीज, बट बिलो नील्स टेम्परेचर इन इंट्रैक्शंस का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए जो हमारे पास जो है ये एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे जो है शो हो रही है। अब देखो अगर मैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात करती हूँ, बेसिकली एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के केस में क्या है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं किसी भी लैटिस के अंदर वो इस तरीके से अलाइन होती हैं कि जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट मिले हमें, जैसे 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 एंड, तो इस केस में क्या है जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट हमें मिलता है एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में वो कितना आ रहा है, जीरो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। अगर मैं नील्स टेम्परेचर से अबव की बात करती हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ये जो इनकी अलाइनमेंट है ये खुद को अलाइन कर रहे हैं, ये जो इफेक्टिव अलाइनमेंट है ये नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो ये भी कैसा बिहेवियर शो करेगा, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर इसका है। लेकिन अबव नील्स टेम्परेचर ये भी कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जैसा बिहेवियर। ऐसे ही अगर मैं फेरोमैग्नेटिज्म सब्सटेंस की बात करूँ, इस केस में क्या है, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती हैं सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में लाइन होती है, तो ये आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, सबकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी। इस केस में अलाइनमेंट जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, जितनी सेम डायरेक्शन में है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमें मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। लेकिन अगर हम अबव बात करें, अबव नील्स टेम्परेचर, उस केस में क्या होता है, थर्मल एनर्जीज इनकी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव अलाइनमेंट है ये पॉसिबल नहीं होगी, इसीलिए ये जो सब्सटेंस है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वाला बिहेवियर जो है शो कर रहा है अबव नील्स टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिज्म की बात करूँ, इस केस में जो अलाइनमेंट है वो सबकी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे वो कैंसिल नहीं होगी, वो रीइंफोर्स हो जाएगी। अबव द क्यूरियस टेम्परेचर थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, और ये जो रेंडमाइज ओरिएंटेशन है इसकी वो इस तरीके से ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगी, रैंडम ओरिएंटेशन होगी जैसे पैरामैग्नेटिक के केस में होती है। बेसिकली अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, इस केस में क्या है, रैंडम अलाइनमेंट है, कोई फिक्स नहीं है, कोई भी किधर भी जा रहा है इस तरीके से, ये तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो अलाइनमेंट है वो पर्टिकुलरली इस तरीके से है कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ रहा है, यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो सारी सेम डायरेक्शन में है, तो ये रीइंफोर्स कर रहा है उस चीज़ को। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर की, अबव नील्स टेम्परेचर एंड अबव क्यूरियस टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो इनकी जो अलाइनमेंट है इतनी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी, यहाँ पे भी क्या है, रैंडम हो जाएगी अलाइनमेंट रैंडम होगी, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक के जैसा, और जो ग्राफ आपको मिलेगा अबव क्यूरियस टेम्परेचर वो रिजेंबल करेगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बिहेवियर को। ओके, ऐसे ही एक और तरह के सब्सटेंस होते हैं, जैसे ये तो हमने पढ़े फेरो एंड एंटी फेरो, एक होते हैं फेरी मैग्नेटिक। उस केस में बेसिकली क्या होता है, अलाइनमेंट तो ऐसे ही होती है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, लेकिन वो अनइक्वल नंबर में होती है, मतलब कि कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होती है उनकी, जैसे इस तरीके से।
अनइक्वल नंबर होगी, 2 पैरेलल में, 3 एंटी पैरेलल में, तो इस केस में क्या कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसमें हो जाता है। ओके, तो ये जो है हमने बेसिकली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर ली कि किस तरीके से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है, ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की टेम्परेचर डिपेंडेंस अबव क्यूरियस टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक को रिजेंबल करेंगे, बट बिलो क्यूरियस टेम्परेचर वहाँ पे कुछ एक एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। सिमिलर वे में एंटी फेरोमैग्नेटिक कि अबव नील्स टेम्परेचर वो पैरामैग्नेटिक को रिजेंबल करेंगे, बट बिलो नील्स टेम्परेचर जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू एवरीवन।